इन 33 व्यंजनों को प्राण के आधार पर यदि हम जानेंगे, किसके आधार पर? प्राण वायु के आधार पर। हम इनके भेद करेंगे, व्यंजनों के प्राण वायु के आधार पर हम भेद करेंगे तो इसके दो भेद हमें मिलते हैं। एक आता है हमारा अल्प प्राण, अर्थात जिसमें हमारी प्राण वायु अल्प, थोड़े मात्रा में लगती है। अल्प जानते हो, थोड़ा, कम, तो जिसमें हमारी प्राण वायु कम लगती है, ऐसे व्यंजन हमारे अल्प प्राण व्यंजन कहलाएंगे। जिनमें हमारी ज़्यादा लगती है उसे हम महाप्राण कहते हैं, महाप्राण व्यंजन। अब अल्प प्राण कौन से होते हैं और महाप्राण कौन से होते हैं, इसे जानना ज़रूरी है। हमने जब वर्ग बनाए थे, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग, 5 वर्ग हमने बनाए थे व्यंजनों के जो हमारे स्पर्शी थे। उनमें आप लोगों के सामने मैं लिख देता हूँ, कै ख ग घ अंग। इसी तरह हम 5 वर्गों को उतारेंगे। च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अण। पहले वाले व्यंजन से उसका वर्ग शुरू होता है तो वही नाम उसको दिया गया, ये कै वर्ग है, च वर्ग है, ये ट वर्ग है। इसी तरह से फिर हमारा त थ द धने वाला है, अंतिम है हमारा ठीक। ये हमने 5 वर्ग यहाँ पे रखे। अब देखो इनमें से यहाँ जो है ये पहले वाला है, फर्स्ट वाले हैं, ये पहले स्थान पर जो है, फिर दूसरे स्थान पर जो हैं ऊपर से नीचे की ओर क्रम बनाएंगे, फिर तीसरे स्थान वाले हैं, फिर चौथे नंबर के हैं, फिर पंचम है। तो कहता है कि अल्प प्राण जो होते हैं वो आपके पहले स्थान पर जो हैं, जो आपके तीसरे स्थान वाले हैं, ठीक है, और जो पंचम पर हैं, ये सभी अल्प प्राण होते हैं। इनको हमने क्या बोला है? अल्प प्राण। इन्हें हम लगातार बोल सकते हैं, चूँकि इनमें थोड़ा थोड़ा प्राण वायु लग रही है, कम कम प्राण वायु लगती है बोलते समय, तो लगातार आप इन्हें बोल दोगे। लेकिन जो महाप्राण हैं दूसरे और चौथे वाले स्थान पे हैं, ऊपर से आप नीचे की ओर जब इन्हें गिनते हैं, काउंट करेंगे, तो हर एक वर्ग का दूसरा और चौथा जो है ये महाप्राण होता है। इसमें आपकी प्राण वायु ज़्यादा लगती है, ज़्यादा खर्च होती है, तो इसमें आप लगातार इन्हें नहीं बोल सकते, थक जाएंगे, सांस फूल जाएगी। इसलिए समझ रहे हो ना, जैसे हम इसे कै को बोलेंगे, लगातार जो हमारे पहले, तीसरे और पांचवे वाले हैं हम बोल देंगे, क ग अंग, च ज इ, ट ड और अण बोल दिया हमने। ऐसे सबको लगातार बोल सकते हो, काफ़ी संख्या में भूल जाते हैं। लेकिन इन्हें अगर बोलना शुरू करें,
ख, घ, छ, तो आपका सांस फूल जाएगा, अर्थात आपकी प्राणवायु ज़्यादा खर्च होने के कारण फिर वो आपको कहीं एकदम रुकना पड़ता है ताकि आप सांस ले लें, फिर से अपने प्राणवायु को इकट्ठा करके फिर बोलें। तो आप समझ में आई आपके बात। अगर वो पूछता है कि अल्प प्राण व्यंजन होते हैं तो आप तुरंत बताएंगे वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें। वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें वाले वर्ण जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। उन्हीं में से आपको अल्प प्राण वाली कैटेगरी छांटनी होगी। वो पूछता है ना 4 उसने दे दिए तो क्या करेगा, 3 महाप्राण दे के 1 अल्प प्राण रख दिया उसने बीच में। तो आपसे पूछेगा अल्प प्राण बताओ, तो 3 तो उसमें उसने क्या रखे हुए हैं, महाप्राण, 1 रखा हुआ है अल्प प्राण। उसे पहचान लेना आपके कौन से हैं, पहले नंबर वाले, तीसरे नंबर वाले और पांचवें वाले में से रखेगा। तो इन्हें जान जाना आप कि ये है। या एक तरह से क्वेश्चन को फिर बदल देगा कि अल्प प्राण व्यंजन नहीं है, तो फिर क्या कर रखा होगा उसने, 3 अल्प प्राण रखे होंगे, उनमें कोई 1 महाप्राण रख दिया होगा। ठीक है, अर्थात दूसरे और चौथे स्थान वाला कोई उसमें रखा होगा, उसको पहचान लेना है। समझ में आ रहा है। इस एक और मैंने आपको बताया था, जो हमारा ट वर्ग है इसमें हम 2 वर्ण और रखते हैं जिनके नीचे क्या लगा है, एक बिंदु लगा है। ये भी हमने इनमें प्लस किया हुआ है, प्रयोग होते हैं ना ये। तो इनमें भी एक अल्प प्राण है, एक महाप्राण है। वो हो सकता है आप इन्हें तो याद कर लिए, समझ गए, और आपको वो गच्चा देना चाहेगा, है ना। तो वो क्या करेगा, इनमें से अल्प प्राण पूछ रहा है तो ये वाला रख दिया उसने, महाप्राण पूछ रहा था तो फिर ये वाला रख दिया ढ, जिसके नीचे बिंदु लगा है। ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, अल्प प्राण है, और ये भाई आपका महाप्राण है। जो ड जो है क्या है, जिसके नीचे बिंदु लगा है, ये भी अल्प प्राण होता है और ये बाद वाला महाप्राण होता है। समझ में आया। ठीक है ना। साथ ही जो हमारे ऊष्म व्यंजन हैं वो भी ऊष्म, देखो अंतस्थ तो आपने गिने, यर अल व, वो तो हमारे कैसे होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं, अल्प प्राण। कौन से होते हैं, और बाकी अल्प प्राण को देखें, अंतस्थ वालों में है, जो हमारे य, र, ल और व, ये वाले हैं, ये हमारे अल्प प्राण हैं। क्या हैं भैया, ये हमारे अल्प प्राण हैं। ठीक है। साथ में जो ऊष्म वाले हैं उनमें भी एक अल्प प्राण है। वो कौन है ऊष्म वालों में है अकेला। उनमें जो तीनों से हैं हमारे, वे तो महाप्राण है, लेकिन है जो है वो हमारा अल्प प्राण है। ठीक है, पहचान लेंगे। वो कहीं से भी आपको छांट के रख देगा, आपको समझना है। इस तरह से आप लोगों ने अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में जानकारी ली। और भी मैं आपको इनमें से संबंधित जानकारी देना चाह रहा हूँ। जैसे ये वाले जो हमारे व्यंजन है, जो 25 के बाद स्पर्शियों में गिने जा रहे हैं, 2 हैं, ड, ढ, ये वाले, इनका एक नाम उन्होंने रखा हुआ है। वो कहता है द्विगुण व्यंजन। इनको क्या बोल रहा है, द्विगुण व्यंजन, यानी 2 गुण 2 गुण है इनमें। देखो इन्हीं की शक्ल के हमारे पास डेड है, यहाँ पर है ट वर्ग में जो लिखे हुए हैं, समझ रहे हो ना।
ये कहाँ पर प्रयोग होते हैं और वे कहाँ प्रयोग होते हैं, इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। पहले स्थान पर जब हमें डैक, जैसे आपने देखा होगा डमरू, तो ये पहले स्थान पे डे आया है, इसके नीचे कोई बिंदु नहीं लगा है, ठीक है। ऐसे ही आपने देखा ढक्कन करके, इसके नीचे कोई बिंदु नहीं लगा है। और अब हमने समझ लिया कि पहले स्थान पर जो है कोई बिंदु नहीं होता, अगर ये प्रयोग होते तो ये वाले प्रयोग होंगे, डे और डे, टै वर्ग। लेकिन यदि दूसरे या बाद वाले किसी भी स्थान पर प्रयोग हो रहे होंगे तो फिर वो वाले होंगे, अर्थात दो गुण रखते हैं, है ना, द्विगुण इनको कहा गया है। पहले वाले पर ये रहेंगे और वे दूसरे स्थान पर रहेंगे। देखो जहाँ आप ये लिखते हैं लड़का, तो नीचे मिलेगा आपको लिखा हुआ, बिंदु लगे मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आप समझ जाएंगे ये द्विगुण है, अर्थात ये दूसरा गुण रखते हैं, अर्थात दूसरे स्थान से शुरू होता है इनका तो प्रयोग, पहले स्थान पर ये वाले प्रयोग नहीं होते जो हमने बाद में जोड़े हैं, ठीक है ना। समझ में आई दोस्तों? आज इसका नाम आपने पहचान लिया। वो द्विगुण व्यंजन पूछेगा तो इन दोनों में से कोई एक रखा मिलेगा वहाँ, है ना। अब आपके कभी स्लिप नहीं होनी चाहिए ये बात, द्विगुण जब हाँ भी पूछ ले तो इन दोनों में से ही कोई रखा मिलेगा क्वेश्चन में, है ना। बात समझ में आ गई है? अच्छा, इसके बाद फिर वो कहता है आपसे इन्हीं व्यंजनों से संबंधित क्वेश्चन कर रहा है, यानी वर्णों से संबंधित जानकारी आप पा रहे हैं, तो क्या करेगा, कहेगा, हाँ, कहता है लुंठित वर्ण कौन सा होता है? रे। इसे हम लुंठित कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये लुंठित होता है। एक पूछता है वो आपसे पार्श्विक, वो राइट आंसर आपका जा रहा है। लय जो है वो पार्श्विक है। पार्श्विक का मतलब समझ रहे हो, लुंठित का मतलब भी समझ आना आपको। पार्श्विक पार्श्विक है ना। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे, ये जो पूछता है बार बार आपको उनका जानकारी कुछ है तो पार्श्विक है, क्योंकि जब इसे बोलते हैं तो जीभ के पास से हवा निकलती है, साइडों से जाती है। ले, जीभ थोड़ा ऐसे होके साइडों से हवा निकलेगी, क्रॉस जो होगी। और लुंठित में रे को बोला र, तो जीभ ऐसे कैसे हो जाती, ऊपर की ओर ऐसे इकट्ठा सा हो जाती है, इसलिए इसको लुंठित कहा गया। बात समझ में आ रही है ना। एक और आपको वो पूछेगा, और कोई समझ में आ रही हो बताओ। मैंने पार्श्विक बताया, लुंठित बताया। एक कहता है द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन, आप एक शब्द लिख दें दिल्ली, तो यहाँ पर ये लय जो है लगातार एक साथ दो बार प्रयोग हो रहा है। पहला आधा है और बाद वाला पूरा है। जहाँ कोई भी वर्ण इस प्रकार से प्रयोग हो तो वो क्या कहलाएगा? द्वित व्यंजन। क्या कहलाएगा? द्वित व्यंजन, अर्थात लगातार। जैसे आप लोग और देखिएगा, जैसे कच्चा, देखिए आप यहाँ चैप, तो वो अब वो शब्द दे देगा, प्लीज वहाँ शब्द देगा और कहेगा कि
किस शब्द में द्वितीय व्यंजन का प्रयोग किया गया है। तो वहाँ ऐसे वाले शब्द जो है, जैसे दिल्ली है आपका, ये कच्चा है, सच्चा है, या और क्या है, मिट्टी। मिट्टी में भी आप देखेंगे वहाँ दो टे, एक टे जो है वो आधा है जिसके नीचे अलंत लगा है ना, मिट्टी। तो ये क्या कहलाएगा फिर, देख रहे हैं ना, ये क्या कहलाएंगे फिर कि द्वितीय व्यंजन। यहाँ पर एक ही व्यंजन दो बार प्रयोग लगातार हो रहा है, एक आधे रूप में है और एक वो पूरे रूप में। इस तरह से आप लोग द्वितीय व्यंजन के बारे में भी जानकारी पा गए हैं। फिर क्या कहता है, अभी हमने इनमें पहले आपको बताए थे कि कौन कहाँ से बोल रहा है उच्चारण स्थान के आधार पे। ये वाले अंतस्थ और ऊष्म आपको नहीं बता पाए थे कल, आज इनमें भी आप देख लीजिएगा कौन कहाँ से बोल रहा है। तो आप देखते हैं ये और शय जो हैं कौन है, ये रफ कर देता हूँ। ये और शय यानी अंतस्थ और ऊष्म में जो पहले स्थान पर हैं, पहले स्थान पे है, यहाँ लिख देते हैं उनको, ये, र, ल और वे, ये हमारे अंतस्थ हैं। और उसमें आपके तीनों शय आने के बाद है। तो ये जो आप देख रहे हैं पहले स्थान वाले हैं, ये क्या है भैया, तालव्य। ये तालु से बोल रहे हैं, ये भी तालव्य है, और आपका ये सलजम वाला शय जिसे आप प्रयोग करते हैं, ये भी आपका तालव्य है। उसके बाद तालु के बाद कौन आता है, मूर्धा, है ना, मूर्धा आता है। तो ये आपकी मूर्धा में है, मूर्धन्य इनको बोलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आपके मूर्धा के बाद कौन आता है, दंत, दंत वाले आते हैं, तो ये दंतव्य हैं, इन्हें मूर्धन्य और इन्हें दंतव्य बोलेंगे। ये दांतों से इनका लय, आपने देखा लय बोला तो दांत, जीभ हमारी और सांस हमारी लय बोलते हुए दांतों को स्पर्श कर गई, लय, और फिर नीचे आए से, है ना। तो ये दंतव्य हैं। अब ये क्या है भैया, ये अलग अलग बोले जाते हैं, समझ रहे हो। ये व क्या है, व, तो ये आपके हाँ ओठ भी हैं और दांत भी, तो ये दंतोष्ठ है। ये वह क्या है भैया, दंतोष्ठ है। और अब आपका है जो बचा है, ये कंठ्य है। ये क्या है, सॉरी, कंठ्य, ये कंठ से बोलता है, राइट। आपको ये जानकारी जो उच्चारण स्थल के आधार पे हमने कल इनको नहीं बता पाए थे, आज आपको मिल गई। ये दंतोष्ठ हैं और ये कंठ्य हैं, और बाकी के लिए आपने, तो हो सकता है आप लोग पांचों वर्गों को ही केवल उच्चारण स्थान के आधार पे जानने की कोशिश करते रहते हैं, इन पे ध्यान नहीं जाता, तो वो अक्सर इनमें से रख देता है। क्वेश्चन क्या करेगा, वो फिर इनमें से पूछेगा, बोले शय का उच्चारण स्थान है कौन सा है, वो चार वो लिख देगा, ठीक है ना। तो इनको भी ध्यान में रखना है, वो वहाँ से ना लेकर के हमारे स्पर्शी व्यंजनों में से ना लेकर इनमें से आपका उच्चारण स्थल पूछ लेता है। तो यहाँ पे ध्यान नहीं देते हम लोग, केवल इन्हें अंतस्थ और उसमें ही जान करके इति श्री कर लेते हैं कि बस इतना ही बहुत है, लेकिन हमें इनमें भी इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये थी हमारी वर्णमाला से संबंधित जानकारी, बात समझ में आई। इसके आगे
हम लोग पहुंचते हैं वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है ना। और वर्ण से हम क्या बनाते हैं? शब्द। किसको हम शब्द कहते हैं? शब्द। इसको जानना। भाषा वर्णों से शुरू होती है, ध्वनि से। ध्वनि का प्रतिरूप हमने वर्ण बना लेते हैं और वर्ण से फिर हम क्या निर्माण कर लेते हैं? शब्द का, जहाँ से हमारी भाषा गति पकड़ती है। भाषा क्या पकड़ती है? हमारी गति पकड़ती है। और फिर शब्दों से हम वाक्य बना लेते हैं, ठीक है ना। तो धारा प्रवाह हमारी भाषा धारा में बहने लगती है। तो शब्द को जान लेना, शब्द है क्या। तो उसमें शब्द का अर्थ जब बोल रहे थे तो उसमें आता है कि दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। कम से कम दो वर्ण होने चाहिए, है ना। और उससे ज़्यादा कुछ भी, 3 हो, 4 हो, 5 हो। तो दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल, अर्थात उसका कोई अर्थ होना चाहिए। निरर्थक मेल हम शब्द में नहीं गिनते, वो निरर्थक हो जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता, तो उसे भाषा में हम प्रयोग नहीं करते। चूँकि भाषा तो हमारे विचारों को प्रकट करती है, और जब सार्थक होगी तो हम अपने विचार दूसरे तक पहुंचा देंगे, दूसरा हमारे विचारों को समझ लेगा, हम उसके विचार समझ लेंगे। तो सार्थक मेल को हमने क्या, शब्द क्या होता है? दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। लिख लें आप इसे। कहीं कहीं हमने, लिख लो आप इसे। दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। जैसे अब, जब, राम, मोहन, सोहन, है ना। कुछ भी आप सार्थक मेल होना चाहिए, उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। स अर्थ, सार्थक का मतलब है स अर्थ, अर्थ सहित हो। अब एक यहाँ शब्द मैंने लिखा है पद। शब्द को पद भी कहते हैं, पर कब? जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है, वाक्य में प्रयोग होने पर। तब हमारा शब्द पद हो जाता है। जैसे राम घर जाता है, तो राम अगर पहले अकेला लिखा था तो वो शब्द था, लेकिन जब हम उसे वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं, राम घर जाता है, तो राम पद है, घर वहाँ पद है, सभी अलग अलग वाक्य में जोड़ दिए गए तो वे सभी पद कहलाएंगे। अलग अलग होते, उन्हें जब गिनेंगे तो ये सब पद हैं, ठीक है ना। जैसे वाक्य में, वाक्य शब्द जो है ये क्या है? पद है। ये में पद है, क्योंकि वो वाक्य में आ रहा है, समझ रहे हो ना। तो पद शब्द ही होते हैं, परंतु वो जब वाक्य में प्रयोग होने पर, अकेले लिखे हुए हैं तो शब्द हैं। अब शब्दों को जानने के लिए हमें उसके बारे में और थोड़ा आगे अध्ययन करने के लिए क्या करना होगा? उसके विभिन्न प्रकार हमें मालूम करने हैं। तो
तो अलग अलग रूप में हम उन्हें बांट करके उसका अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लेंगे उत्पत्ति, शब्द भेद करेंगे ना भाई, विभिन्न कैटेगरी जाननी है तो उसकी अलग अलग कैटेगरी जानने के लिए, शब्द की उसके विभिन्न प्रकार जानने के लिए, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, ये उत्पत्ति को और शब्दों में भी आप जान सकते हैं। जैसे उद्गम, कहाँ से पैदा हुआ, यानी स्रोत कहाँ से निकला, ये है ना, इसका स्रोत कहाँ है। जैसे गंगा का स्रोत है हिमालय की, है ना, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ऐसे ही कुछ ये जो शब्द आते हैं ये कहाँ कहाँ से आए, इनका उद्गम कहाँ है, ये किस जगह पैदा हुए होंगे और हम तक कैसे पहुँचे, हिंदी में ये कैसे आए। तो उद्गम के उत्पत्ति यानी उद्गम यानी कि उसका स्रोत, ये एक ही बात है। वहाँ उसके आधार पर हम इनको अलग अलग बांट कर देखेंगे। उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले हमने जाना, हिंदी में सबसे अधिक जो शब्द संस्कृत के आए हुए हैं। किसके आए हैं? संस्कृत के। और वो हमें ज्यों के त्यों मिले हैं, हिंदी में वो ज्यों के त्यों प्रयोग हो रहे हैं, जैसे संस्कृत में हैं वैसे ही यहाँ प्रयोग हो रहे हैं, क्योंकि हिंदी जो है वो संस्कृत की ही बेटी मानी गई है। और क्यों मानी गई है? क्योंकि उसकी सारी जमा पूंजी, शब्दों का भंडार वो इसी को ज़्यादा मिला है। सबसे प्यारी बेटी है संस्कृत की हिंदी, क्योंकि माँ अपनी, सभी बेटियां लाडली होती हैं माँ को, पर कोई बेटी बहुत ज़्यादा लाडली होती है, अपनी सारी जमा पूंजी उसी को दे देना चाहती है। चुप कैसे ले जा बेटी, ये सब मैंने तेरे लिए बचा के रखा हुआ है। तो संस्कृत ने भी अपना सारा शब्द भंडार किसको दिया हुआ है? हिंदी को। और वो हमें किस रूप में मिल रहा है? जिसे हम तत्सम शब्दों के रूप में जानते हैं। ये तत्सम शब्द है ना, ये ही संस्कृत के शब्द हैं और ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं। ठीक है। तत्सम, तत् माने उसके और सम माने समान, यानी समान। किसके समान? अर्थात संस्कृत के समान। जो जैसे वहाँ ऐसे यहाँ, उसी के जैसे। ठीक है ना? ठीक है भैया। जैसे आप लोग क्या हमारा, हम मुँह भी कहते हैं, लेकिन संस्कृत में मुख है ना, तो मुख भी प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? मुखम वो था, है ना, तो मुखम, तो मुख है हमारे पास, होता है ना। जैसे कपाट, कहीं क्षेत्र, खेत के लिए प्रयोग कर रहे हैं, हालांकि हमने उसका वो बना लिया है। ये सब आ रहे हैं ना, संस्कृत के हैं। जैसे चूर्ण लिखा मिलता है ना, तो ये तत्सम शब्द है। ये कौन से शब्द हैं? तत्सम, संस्कृत के हैं, जो के त्यों प्रयोग हो रहे हैं, है ना। फिर दूसरे हमने और देखे हिंदी में, हमारी में, तो उनको हमने कहा तद्भव। तद्भव, ये तद्भव शब्द हैं। इसका अर्थ क्या निकलता है? तत् माने उनसे, तद या तत् एक ही बात है, उनसे। और भव माने हुए। उनसे हुए,
किन से हुए? इन तत्सम शब्दों से हुए, इनसे बने, उनको हमने इनमें से इन्हीं से बना लिया, तो वे क्या कहलाते हैं हिंदी में? तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्भव, क्योंकि वे उनसे हुए। तद माने उनसे, भव माने हुए। अब जैसे यही था मुखम, और हमने क्या बना लिया? मुंह। क्या बना लिया इसका? मुंह। फिर कपाट का किवाड़ बना लिया। कपाट संस्कृत में होता था, तो अब क्या कर लिए? किवाड़ बना दिया। फिर क्षेत्र को हमने क्या बना दिया? खेत। इनसे बना ये। अगर वहाँ आ जाए आपका किवाड़ का तत्सम रूप है, तत्सम बताओ इसका, तो कपाट है ना। अब हम दंत शब्द देख लो, यहाँ दंत है, तो यहाँ हमने क्या बना रखा? उसका दांत बना रखा ना, ये दंत, संस्कृत में दंत है, तो यहाँ दांत हो गया आपने। ऐसे चूर्ण है, तो हम क्या कहें? चूर्ण कह दें उसको, या चूरन, और थोड़ा सा, जबकि था क्या? वो संस्कृत में आता था चूर्ण, यानी बहुत बारीक पाउडर। जब किसी वस्तु का, है ना, अनाज का आदि का बना के हम जो चून के, ना घर में चून नहीं है, अब तो आटा, शक्ति भोग आटा, अब तो आटा है। लेकिन देखो भैया, सुन लीजिए, ये मैंने बताया ना, तो ये हमें शब्द मिले। तत्सम हम देखते हैं तो कहाँ से आए? उद्गम इनका कहाँ हुआ? कहाँ से उत्पत्ति हुई? संस्कृत से हुई। फिर हमारा तद्भव कहाँ से बने? ये संस्कृत वाले शब्दों से बना लिए हमने, भाई बोलने में आसानी हो गई, ऐसे बना लिए, ऐसे करता रहा, उसका रूपांतरित कर लिया। लेकिन उनकी शक्ल इनमें आती है, जो कि त्यों उनका कुछ जैसे होता है ना, पिता तो पुत्र, अरे ये तो उनका लड़का है, पड़ोस वाले भी बोल, अरे ये तो उनका लड़का है, क्योंकि उनकी परछाई उसमें होती है। माँ के साथ बेटी का कुछ चेहरा मिलता है, कहते हैं ननिहाल गई, अरे ये तो उसकी बेटी हो सकती है ना, उनकी है, पहचान लेते हैं। तो सेम, चूँकि तत्सम से आए हैं, है ना, तो जो तद्भव होंगे याद रखना, वहाँ पहचानने में बहुत आसानी हो जाएगी आपको। उसके जैसा ही उसका कुछ रूप होगा, तत्सम तद्भव को आपको ढूंढने में बड़ी आसानी हो जाएगी। कहता वो क्षेत्र है, तो इसकी कुछ ना कुछ खेत में यहाँ तय, ऐसे उसको ढूंढ लेंगे। जैसे चूर्ण था तो आप उसको पहचान लेंगे, ऐसे कपाट था तो किवाड़ है तो पहचान लेंगे, कुछ ना कुछ तो उसकी परछाई उसमें झलकेगी। वहाँ छांटने के लिए आपको बहुत आसानी हो जाएगी, वो देगा, इसका वो होता है। अच्छा भैया, थर्ड नंबर पे हम देखते हैं, कहाँ गया, किधर रख दिया मैंने? अच्छा, तीसरा, ये हटा देता। फिर आता है तीसरे नंबर पर, हम कहाँ से आ रहा है? वो है देशी। तीसरे नंबर पे क्या रखा हमने? देशी शब्द, यानी देशज। देशज शब्द यानी अपने ही देश में पैदा हुए, संस्कृत से भी नहीं आए। संस्कृत का तत्सम शब्द जो आए थे उनके तद्भव भी नहीं है। फिर ये कौन है? वे हैं हमारे देशज, यानी किसी क्षेत्र विशेष में देश के बोले गए होंगे, वहाँ पे प्रयोग किए गए होंगे, उन्होंने घड़ लिए होंगे, है ना, वो क्या कहलाते हैं? देशज। हैं वो देश में ही कहीं ना कहीं बुले हैं, किसी भी जगह के हो सकते हैं, बाहर के नहीं हैं, विदेशी भाषा के भी नहीं हैं, और अपनी संस्कृत के भी नहीं हैं, और संस्कृत के तद्भव भी नहीं हैं। अब हैं क्या? ये देशज हैं। जैसे देशज शब्दों को पहचान लो। आपके यहाँ ये पगड़ी शब्द आता है ना, हमारी सिख समाज के लोग पगड़ी बांधते हैं, है ना,
शादी विवाह में तो आपके भी है ना सर पे रखी। अच्छा, एक शब्द है लोटा। हाँ देखो भैया, ये भी हमने अपने आप घड़ा हुआ है कहीं ना कहीं किसी ने किसी क्षेत्र। साथ में ये जो पेट शब्द आया, पेट, यो भी हमारा देशज ही है भाई। संस्कृत में उदर होता था, क्या होता था? उदर या जठर, है ना। अब हाँ, अब ये पेट कहाँ से आ गया? ये किसी ने गढ़ा होगा कहीं क्षेत्र किसी विशेष में, देश में ही है। कहाँ प्रयोग होगा? ये देश में ही कहीं प्रयोग हुआ होगा, तो ये शब्द भी है। एक और देखो, टांग, है ना भाई, संस्कृत में थी तो इसको चरण या पाद करके कहते थे, ठीक है ना। अब ना तो वो है ना ही, कौन है भैया ज़्यादा बातें बाहर कर लो, इसमें गूंजती है। अच्छा, एक शब्द है ये जुगाड़, बताइए। ये हिंदुस्तान में ही है, कहीं ना कहीं शुरू कर दिया जुगाड़। ये है क्या भाई? बताने को कोई तैयार नहीं, और समझ सब रहे हैं। देखिए, समझ सब रहे हैं इसको। एक तो आजकल वो सामान ढोने के लिए बना लिया, स्टीयरिंग कहीं से लिया, है ना, चेसिस कहीं से है, ठीक, और बाकी के पहिया वगैरह कहीं और बना दिया। जुगाड़, हिंदुस्तान वाले जुगाड़ बनाने में बड़े मशहूर। अब आप समझ गए, ये शब्द देशज हैं। क्या कह रहे हैं? तब है ही तो नहीं, वहाँ कहीं से नहीं पाया, अलग से ही है, तो इसका मतलब देशज है। भाई हमें संस्कृत में भी नहीं मिला, अर्थात तत्सम में भी नहीं है, और तद्भव में भी नहीं है, और विदेशी भाषा का भी नहीं है। वो भी हाथ खड़े कर रहे, भाई हमें नहीं पता इसका, तो फिर हमारा ही है किसी ना किसी ने गढ़ रखा। ठीक है भैया, आप देशज शब्दों के बारे में, है ना। अब जैसे लड़का शब्द है, आप अलग अलग क्षेत्र में जाओ, बोले लोंडा, बताओ कहाँ से उसने, नहीं कहीं छोरा, तो अलग अलग क्षेत्र में अलग ही है, वो ही समझे उनकी भाषा को, समझ रहे ना। हाँ पता नहीं, सहारनपुर में चले जाओ, बोल लजात तक, जाकत बोल रहे हैं, पता नहीं क्या। तो ये सब उनके अपने क्षेत्र विशेष में बोल रहे हैं, और वे वहाँ के लोग उसको समझ रहे हैं, तो वो देशज ही तो है उनके लिए। वो किसी भी जगह से आपने और कहीं प्रयोग नहीं हुए रहे हैं। अच्छा भैया, उसके बाद चौथे नंबर पर जो है वो है विदेशी। विदेशी शब्द है, भारत का विदेशों से सदैव से रिश्ता रहा है। हम लोग देखिए, कोई भी देश दूसरे देशों से पहले से जुड़ा हुआ होगा। भारत का तो प्राचीन काल से काफ़ी विदेशी देशों से व्यापार आदि होते रहे हैं, तो वो जुड़े रहे। सबसे पहले हमारे यहाँ कौन लोग आए? आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, नौ पुर्तगाली, ये तो बहुत बात की बात कर रहे हो, ये तो यूरोपियन शक्तियाँ आई तब आप उनको कह रहे। इससे पहले हमारा जो, हाँ सुनते रहिए भाई, अरब वालों का व्यापार यहाँ चलता था। वो हमारे जो राजा महाराजा होते थे ना, उनके लिए काबुल आदि जगहों से घोड़े लाते थे, अरबी घोड़े थे, और वो उनकी सेनाओं का हिस्सा बनते थे। तो वो व्यापारी यहाँ आके घोड़े बेच जाते थे, और यहाँ से जो खाने पीने का सामान होता था वो ले जाते थे। व्यापारी आते थे तो उनकी भाषा भी यहाँ आती थी भाई। जब वो आते थे अपनी ज़बान में बोलते थे, हमने कुछ उन्होंने हमें समझाया, कुछ हमने समझा, तो समझ गए। तो हमारे यहाँ एक तो अरबी भाषा के शब्द बहुत प्रयोग हो रहे हैं। उसके बाद आप लोग यूनानियों को, फारस की खाड़ी के लोग, फारसी भाषा, ये यूनान वगैरह जो होते थे, ईरान वगैरह ऊपर के देश, है ना,
तो फारसी यहाँ पे आई, फारस की खाड़ी के लोग आए, तो फारसी भाषा यहाँ आई। जब हमारा मुग़ल पीरियड रहा तो वहाँ के आक्रांताओं ने यहाँ भारत को लूटा, पीटा, राज भी किया, तो यहाँ उनकी सेनाएं और उनके लोग यहाँ बस गए, धीरे धीरे आप पर कब्ज़ा किए हुए रहा, तो उनकी अपनी भाषा भी यहाँ चली, अरबी भी आई, फारसी भी आई। ठीक है ना। ये दो भाषाएं हमारे कहाँ से आई? जो हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ के लोग आए, उन्होंने अरबी और फारसी के शब्दों को। उसके बाद अब आपका नंबर आता है जो आप बोल रहे थे, कहते पुर्तगाली भी आए। कौन आए? यूरोपियन शक्तियों में पुर्तगाल ये आया सबसे पहले। फिर कौन लोग आए हैं? डच आए, हॉलैंड के वासी थे, हॉलैंड वाले। इंग्लैंड वाले आए तो पुर्तगाली आई, फ्रांसीसी भी आए, है ना। तो फ्रांसीस तो से फ्रांस के लोग भी आए, तो उन्होंने वो अपनी ज़बान भी वहाँ यहाँ लेके आए, उन्होंने भी हमारे यहाँ राज्य किया है, फ्रांस वालों ने भी। ठीक है। इंग्लैंड वाले आए, इंग्लैंड वाले भी आए, उन्होंने यानी अंग्रेज़ जिन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें? अंग्रेज़। अंग्रेज आए तो अंग्रेजी भी आ गई आपके देश में। बात समझ रहे हो ना। ये सब आपने देखा। आपका पड़ोसी आपका चाइना देश है, उससे आपका व्यापार हो रहा है, 60% माल वो अपना यहीं बेच देता है आपके हिंदुस्तान। तो चीन में तो है ना, चीन का भी आपके साथ संबंध है, तो चीनी शब्द भी आए होंगे, उन्हें भी जान रही। कौन से हैं वो? चाय वगैरह, चाय है, चीनी है, चीकू है ना, ये सारे उधर के। जापानी लोग भी हैं तो उनका भी एक थोड़ा बहुत है सहयोग, भाषा में हमारी प्रयोग हो रहे हैं उनके शब्द भी। ठीक है। तो ये विदेशी, वो तो पाकिस्तान से लेकर वो तो वहीं तक पूरी बेल्ट में वही अरबी फ़ारसी, क्या है वो? अरबी फ़ारसी। उनकी ज़बान भी वही है, क्योंकि वहाँ से ही तो कब्ज़ा करते हुए चले आ रहे थे वो। पाकिस्तान भी तो भारत का हिस्सा रहा है ना, अभी तो अलग हुआ है, तो वो उधर से ही आते थे। ये विदेशी शब्द आपके यहाँ प्रयोग हो रहे हैं। चाहो तो आप अलग अलग के रूप में कुछ शब्द नोट कर लो, मैं करवा देता हूँ आपको। अरबी के कुछ शब्द होंगे, है ना, ताकि आपको जानकारी रहे, तो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे, थोड़े थोड़े जिनको आप वो पूछता है मैंने उन्होंने नोट किया हुआ है। जैसे अरबी में है अक्ल, अल्लाह, अक्ल, अल्लाह, औरत, ये अरबी के हैं। औरत, दिल, दिल, हाँ इसी अरबी में लिखते रहो, दिल, दिमाग और दुनिया, ये अरबी के हैं। हुक्म और हौसला, ये शब्द प्रयोग होते हैं ना, हुक्म और हौसला, ये भी अरबी के हैं। फिर फारसी के क्या हैं? फारसी की लिख के नोट कर लो। आबरू और आवाज़, आबरू शब्द होता है ना, ये फारसी का है। आबरू कहते हैं ना, अपनी आबरू बचा के रखो या अपनी आबरू का भी ख्याल रखो। आबरू, आवाज़ और खुराक शब्द बोलते ना, ना भाई ये सुबह की खुराक है, शाम की खुराक है। ये खुराक शब्द जो है ये भी फारसी है,
ताज़ा और गरम, ये जो ताज़ा बोल लो ना, ताज़ा ताज़ा, ताज़ा शब्द आता है, ये भी आपका, और गरम शब्द जो है, देखिए हमारे संस्कृत में क्या होता था, उष्ण आता था ना, लेकिन वो कहते थे फारसी वाले, बोले गरम, बोला गरम मसाला ला भाई गरम मसाले, आप नहीं जानते थे, होते यहीं थे। गरम और ताज़ा। मकान और मज़दूर, ये भी फारसी हैं, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। साथ में ये जो सरकार शब्द आई है, सरकार शब्द प्रयोग हो रहा है ना, कहते किसकी सरकार चल रही है, सरकार, ये भी फारसी है। इसके बाद अंग्रेजी के तो आप लोग हजारों शब्द है ना, कोट पैंट शर्ट है ना, शूज़, पता नहीं आप दिन निकलते ब्रेड टी ये वो हजारों शब्द आप दिन भर में बोल लेते हो, तो अंग्रेजी के तो लिखाने की ज़रूरत नहीं है। तुर्क लोग आए हमारे यहाँ, है ना, तुर्क जाति थी, वो भी आपके विदेशी लोग थे। कहाँ के थे, इधर ही पारस वगैरह के साइड के और ऊपर के, है ना, भारत के उस पार के थे। तैमूर लंग तुर्क जाति का था ना वो भी, और आपका जो पहले वाले गोरी वगैरह थे, ये सब वही जो लोग थे। तुर्की में जो शब्द आते हैं, जैसे बहादुर, तोप और ताश, तोप शब्द जो आता है ना, ये तुर्की का है। वहाँ पूछेगा तुर्की शब्द है तो आपको उनमें से वो ऐसे शब्द देगा, ये प्रयोग किए हुए हैं, पेपर में आते रहते हैं। तोप और ताश, बारूद और बेगम, ये जो बारूद शब्द सुनते रहते हो ना, ये भी आपका तुर्की का है। और बेगम शब्द है ना, चम्मच शब्द भी उन्हीं का है। चम्मच, ये जो दारोगा शब्द है ना, दरोगा जिसे हम कहते हैं, ये भी वहीं का है। और लाश, डेड बॉडी है ना, लाश, ये भी तुर्की का है। अच्छा, एक पश्तो ज़बान होती है, पश्तो है ना, ये भी वहीं मध्य एशिया के लोग वहीं पे है। ये जो हमारे उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान में भी कुछ हिस्सा है जो कबायली इलाका है ना, वहाँ पे पश्तो ज़बान बोलती है लोग, वो भी हमारे यहाँ है। जैसे पश्तो लिख लो, गुंडा, ये शब्द जो बहुत प्रयोग होता है, भारत में तो भरमार हो रही है। तड़ाक, वो कहना तड़ाक है, गुंडा, पश्तो, पश्तो ज़बान है, एक भाषा है, उसके है ये शब्द। पटाखा, जी, भड़ास, वो कहना खूब भड़ास निकाल ली, निकाल ले तू अपनी भड़ास। कभी कभी कोई गाली देने या पूरा क्रोधित होकर आप पे उबल पड़ता है तो कहना भाई भड़ास निकाल रहा तो ये अपनी, है ना, तो वो भड़ास शब्द भी पश्तो का है। गड़बड़ और अटकल, अटकल, अब पुर्तगाली शब्द नोट कर लीजिएगा। काज, काज जिसे हम कार्य या कर्म बोलते हैं ना, वो काज शब्द है, या तुम्हारे बटन वाले काज भी होते हैं, है ना, तो काज शब्द। और काजू, काज, काजू और कमरा, ये पुर्तगाली हैं। कमीज भी पुर्तगाली है,
बाल्टी और बोतल भी पुर्तगाली है। ये जो हमारे पास नहीं होते थे बाल्टी बोतल, ये उन्हीं के पास होते थे, तो हमने भी अब वो प्रयोग कर लिए, बाल्टी और बोतल। क्योंकि जानते हैं आप लोग, तौलिया शब्द भी उन्हीं का है, पुर्तगालियों ने ही तौलिया। अब फ्रांसीसियों को देखो, वो हमारे यहाँ जो शब्द प्रयोग हो रहे हैं फ्रांस वालों के, कारतूस और कूपन, ये फ्रांसीसी हैं, फ्रेंच भाषा के हैं। कारतूस और कूपन अंग्रेज शब्द जो है ये भी उन्हीं का दिया हुआ है। वो क्या होते थे? ब्रिटिश होते थे वो, ब्रिटिश। लेकिन उन्हें अंग्रेज किसने कहा? पुर्तगालियों ने कहा। हाँ, फ्रांसीसी, सॉरी, किसने कहा? फ्रांसीसियों ने उसको कहा ये अंग्रेज है। तो अंग्रेज शब्द उन्हीं का दिया हुआ है। एक बिगुल शब्द भी उन्हीं का है। लड़ाई के समय बिगुल बजता है ना, क्या भाई लड़ाई का बिगुल बज गया, यानी वैसे नहीं लड़ते थे चुपचाप, पहले खूब ढोल नगाड़े बजा के आ जाओ तैयार है, चलो भाई चढ़ाई करनी है, वो बिगुल बजा था। आज तो भैया बटन दबेगा, अब लड़ाई वैसी कम हो गई। अच्छा, चाय चीनी लीची, चाय चीनी लीची, ये चाइनीज हैं, ये चीनी भाषा के हैं। रिक्शा और सुनामी ये जापानी हैं। चाय चीनी लीची, हाँ ये ठीक है ना। चाय चीनी लीची, ये चीन में चाय भी वहीं होती थी, लीची भी वहीं की थी, समझ रहे हो ना। जापानी है, मैंने बताया। सुनामी और रिक्शा, ये रिक्शा शब्द जो आया ये जापान से आया, वहीं चलती थी, आपके यहाँ भी भेज दी, अब तो ई रिक्शा आ गई है। तो ये रिक्शा शब्द भी उन्हीं का आया है। वो एक बार पूछा गया था जापानी शब्द बताओ, तो वहाँ पे दिया हुआ वो 4। हाँ, ये ब्राज़ील का है, कहवा वहीं होता है। तो पूरी दुनिया के शब्द यूँ तो हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं। अब तो पूरा विश्व एक हो गया है, जब से हमारा क्या है दूरसंचार बढ़ा है, नेट बढ़ा है, तो आप पूरी दुनिया एक हो रही है भाषा के रूप में। हम लोग जान रहे हैं ये क्या बोलते हैं। अच्छा ये दोस्तों, अब हमने पढ़ा 4 प्रकार के, लेकिन एक और आपको बताऊंगा अर्थ उत्पत्ति के आधार पर ये है। पंचम है वो, उसे आप देखेंगे, वो है संकर शब्द। कौन से होते हैं? संकर शब्द हैं। संकर शब्द, शिव वाला शंकर, शिव शंकर नहीं है, ये वाला है, यानी मिश्रित वाला संकर शब्द। इनका भी उद्गम हम जानेंगे। पंचम है ना ये, इसमें 2 शब्दों से मिलके एक शब्द बनेगा, लेकिन दोनों और भाषा अलग होगी। यहाँ एक भाषा, यहाँ दूसरी भाषा, 2 भाषाएं मिलेंगी, समझ रहे हो ना। जैसे आप लोग देखें, ये रेल और ये गाड़ी, और ये शब्द बन गया संकर शब्द आपका रेलगाड़ी। ये अंग्रेजी का है और ये आपकी हिंदी का है। 2 भाषा होना जरूरी है उसमें, तभी संकर माना जाएगा। एक ही भाषा के 2 शब्द एक जगह मिला दिए जाएं वो नहीं कहलाएंगे। 2 भाषाओं से मिलकर जब कोई शब्द बनेगा तो उसे हम संकर शब्द बोलेंगे।
ठीक है ना। उसी में ऐसे संकर शब्दों की, जैसे पान और दान, एक जगह मिला देंगे पान दान हो जाता है, पान दान। तो पान दान शब्द जो है, पान और दान। अब ये पान शब्द तो हिंदी का है और ये दान का है, फारसी का है। ये हिंदी है और ये फारसी है। इन्हीं के थे वो दानवान, पीक दान कहते हैं ना, पीक दान। तो उन्हीं का वो पीक वीक तो उन्हीं का, यहाँ नहीं है हमारा। हमने इसको बना रखा है पान दान। भाई पान रखो और दान बर्तन है उनका, वो क्या है उनका, फारसी वालों का है, तो पान दान हो गया। अच्छा, टिकट घर, या टिकट घर है, टिकट घर। तो ये टिकट घर, ये अंग्रेजी का है और घर हिंदी का है। समझ रहे हो ना, दो भाषा मिला लेते हैं उसमें। अच्छा, एक और आपने देखा होगा, छायादार पेड़ खड़े हैं, है ना, छायादार, ठीक है ना। अब ये इसमें छाया तो हमारी संस्कृत का है, ये शब्द कहाँ से आया, छाया, है ना, जिसका हमने तद्भव बनाया परछाई, है ना, छाया का।